जब जर्मिनेशन कराते हैं तब ये होता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मुझे ओरली में पूछना चाहूंगा, तो तनिष्का क्या जवाब दोगी बेटा इसका? What happened to the pollens when fall on the suitable stigma? You can take the help of your notes अगर चाहो तो, लेकिन मुझे बताओ क्या होता है, ओरली बताओ, बोलिए। तनिष्का, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. तो मुझे बताओ जवाब क्या होगा इसका? Yes, sir. Sir, if a pollen grain falls in a suitable stigma, the pollen grain starts germinating and forms a pollen tube. Very good. Yeah, and then it grows in a style it reaches the ovule through. Okay, then I'm not getting that word. you are not getting that. It reaches the ovule through something where it fertilizes and. Okay. ओके, सबसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्या होगा अगर पॉलन ग्रेन सुटेबल स्टिग्मा पर फॉल करता है, तो इसका एग्जांपल्स मैंने आपको मतलब मैंने समझाया था कि जब पॉलन ग्रेन फॉल करता है सुटेबल स्टिग्मा पर, मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है, रिप्रोडक्शन का ये वाला पार्ट। डिड यू गेट दी नोट्स? आपको नोट्स मिले असाइन जो मैंने भेजा था, सर को बोला था भेजने के लिए आप? ओके, सो मैं करता हूँ, एक मिनट, रिप्रोडक्शन। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सबको पढ़ रखा है और मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो जब रिप्रोडक्शन किसी एक सुटेबल स्टिग्मा पर फॉल करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब स्टिग्मा चेक करता है कि मतलब सुटेबल तो ये तो हो ही गया, तो फिर क्या होता है कि ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। और जब ये जर्मिनेट करता है तो हम बोलेंगे कि जर्मिनेशन पर एक पॉलन ट्यूब को गिव राइज करता है, जो कि गिव राइज करती है, एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है जो कि एंटर करती है ओव्यूल में। फिर जर्मिनेशन ऑन जर्मिनेशन पर एक पॉलन ग्रेन जो होता है, ये पॉलन ग्रेन ये दो मेल गैमेट को गिव राइज करता है, एक मेल गैमेट, ठीक है, और इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर जो होता है ओव्यूल होता है, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होता है, जिसके अंदर एक एग सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और भी दूसरे सेल्स होते हैं लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन में जो पहला वाला मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है जाइगोट एग सेल के साथ, इट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, ठीक है, इट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म, बोलो क्या बनाएगा? जाइगोट। ओके, इट फॉर्म द जाइगोट एग सेल के साथ, और जाइगोट बनाएगा जिसको हम लोग साइनगैमी कहते हैं, और एक मिल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा जिसको हम लोग एंडोस्पर्म या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। समझ आया? समझ आया बेटा? इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड इट डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको एंडोस्पर्म को हम लोग डेवलपिंग फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो भी बोलते हैं। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब ओवरी चेंजेस हो जाएगी फ्रूट में और ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, ठीक है, और इस तरह से ये करना होता है। समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले मैं रिवाइज करा दूं, ठीक है, और फिर मैं टेस्ट लूंगा आप लोग का। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिवीजन ही करा देता हूँ सही से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए चीजें। ओके, चलो चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले मेंशन द
टू कॉमन मोड बताइए, सॉरी कॉमन मोड बताइए, अमीबा किससे रिप्रोड्यूस करता है बताइए? बाइनरी फिजन, ओके, और प्लेनेरिया? रीजनरेशन, जनरेशन। रीजनरेशन से, वेरी गुड। मतलब रीजनरेशन से भी करता है, और भी दूसरे मेथड्स भी हैं, लेकिन प्लेनेरिया को क्योंकि रीजनरेशन से हमने पढ़ाया तो एग्जांपल देके तुमने, ठीक है, रीजनरेशन से कर दिया। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट फॉर जैस्मिन। जैस्मिन के प्लांट को ग्रो करने के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं? बोलिए। हाँ, लेयरिंग। लेयरिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं मेनली जैस्मिन का प्लांट को, जैसे सपोज को जैस्मिन का ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी एक रूट को हम मतलब शायद उसको हम लोग एक नीचे इस तरह से लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं इसको, और फिर यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट को फिर से ऐसे करेंगे और इसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके, तो लेयरिंग इज द मेथड जिसमें हम लोग इसको ग्रो करते हैं। उसके बाद है, सर, हाँ बोलो। सर म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि ज्यादा डीएनए में चेंज आ जाना, जिसकी वजह से पूरा बॉडी डिजाइन मतलब अल्टरेशन आ जाए बॉडी डिजाइन में, तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग इफ द डीएनए इज नॉट कॉपीड प्रॉपर्ली, तो क्या होगा बताइए? बताइए बेटा, कोई मुझे जवाब देगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग? डीएनए अगर सही से कॉपी नहीं होगा तो क्या होगा? बोलिए। इट कॉजेज वेरिएशंस। हाँ, वेरिएशन तो हमेशा ही होती है, क्योंकि डीएनए कभी भी पूरा तो सही से कॉपी होता ही नहीं है। अगर सही से कॉपी नहीं हुआ तो क्या होगा? Cell organelles reject the copied DNA. वेरी गुड। तो सेल जो होंगे, मतलब जो सेल अपरेटस या सेल ऑर्गेनल जो होंगे, वो डीएनए को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ज्यादा म्यूटेशन आ जाएगी। म्यूटेशन वर्ड में और वेरिएशन में क्या फर्क होता है? देखो, जब डीएनए कॉपी होता है तो हर एक कॉपी डीएनए अपने डीएनए से थोड़ा सा चेंज तो होता ही है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग बायोकेमिकल प्रोसेस से होती है, और बायोकेमिकल प्रोसेस कभी भी 100% एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होता। तो जो कॉपी डीएनए है और ओरिजिनल डीएनए से मतलब थोड़ा सा चेंज तो आएगा, तो उसकी वजह से होती है वेरिएशन। उसकी वजह से वेरिएशन यानी बदलाव, यानी चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर इसमें ज्यादा चेंज आ जाए, बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, तो बहुत ज्यादा चेंज आने की वजह से कॉपी डीएनए रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सेल के जो अपरेटस होते हैं या सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, वो इस डीएनए के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो कॉपी डीएनए होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर इसमें ज्यादा चेंज आ गया तो फिर तो ये समझ ही नहीं पाएंगे। इट इज जस्ट अ वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाल दिया तो वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट्स है वो तो उसके उस हिसाब से बने हुए जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपलोड होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये काम करता है। तो ये मैंने आपको इसमें स्लाइड में दिखा रखा है यहाँ पे, कि अगर डीएनए सही से कॉपी नहीं होता तो क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ तुम्हें मिल जाएगा इसका जवाब कि व्हाट वुड हैपन इफ द डीएनए इज नॉट कॉपीड प्रॉपर्ली। तो ये रहा कि अगर इफ द डीएनए इज नॉट कॉपीड, डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल क्या काम करेगा, वो सब कुछ डीएनए में स्टोर्ड होता है in the form of gene. If the DNA is not copied properly, then different kinds of protein synthesis will take place. अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, जिसकी वजह से सेल मालफंक्शन करने लग जाएगा और रिजल्ट करेगा म्यूटेशंस होंगी। यानी कि म्यूटेशंस होते हैं कि ज्यादा चेंज आ जाना, यानी बहुत ज्यादा चेंज आ जाना, जिसकी वजह से अपीयरेंस, सेल की अपीयरेंस ही खराब हो जाए, ठीक है, अलग तरह से फंक्शनिंग करने लगे, जो जिस काम के लिए सेल को बनाया गया है वो काम नहीं करके कुछ और काम कर रहा है, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। Moreover, if DNA copying is not done properly, सही से ज्यादा नहीं हुआ, तो then the cell organelle will reject the copied DNA, the cell will ultimately die. सेल पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल वॉशिंग मशीन और मोबाइल का सॉफ्टवेयर लेके तुम्हें यहाँ पे समझाया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब फिर से सवाल आया आपके लिए, समझ आया वाला क्वेश्चन? बताइए, डू एवरीवन अंडरस्टूड? जी सर। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज स्पोर। स्पोर क्या होता है? स्पोर की अगर मैं बात करूं तो स्पोर एक माइन्यूट प्रोपिग्यूल है, यूनिसेलुलर। स्पोर एक यूनिसेल्यूलर, ठीक है, माइन्यूट छोटा सा प्रोपिग्यूल है, दैट हैज कैपेबिलिटी, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, दैट हैज कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब नए इंडिविजुअल की
मतलब नए इंडिविजुअल के पास मतलब कैपेबिलिटी होती है कि ये एक नए इससे एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। छोटा माइन्यूट यूनिसेलुलर प्रोपेग्यूल है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके। यस सर। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। क्रॉस पॉलिनेशन, सपोज कीजिए कि एक प्लांट ऐसे है, ठीक है, ये एक प्लांट ए है और ये एक प्लांट बी है, ठीक है। तो अगर ए प्लांट का डीएनए बी प्लांट के पॉलन ग्रेन बी प्लांट पर चला जाए, यानी डिफरेंट प्लांट पर ट्रांसफर हो जाए पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर को ऑफ डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट फ्लावर्स प्लांट, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ विंड, इट कैन बी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, अलग अलग चीजों के थ्रू, इंसेक्ट वगैरह अलग अलग चीजों के थ्रू होता है। ठीक है, समझ आया? बोलो। उसके बाद है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? अच्छा, ये सब मैंने तुम्हें नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं पहले बता दूं कि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर नोट्स में ही। कि अगर तुम देखो तो वेजिटेटिव बडिंग स्पोर दे लिखा हुआ, स्पोर फॉर्मेशन कि स्पोर इट इज अ माइन्यूट कॉर्पस्यूल दैट हैज कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्पोर्स का ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। उसके बाद आगे ये फंजे और राइपोसिस में पूरा स्पोर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म किसी एक प्लांट को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें उसके वेजिटेटिव पार्ट से, बिना किसको यूज करें, उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज करें, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन यहाँ पर है, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। एक प्लांट को ग्रो करना उनके वेजिटेटिव पार्ट से, लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक फ्लावर सीड। बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज करे उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। समझ आया? सर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को भी मैंने तुम्हें अच्छे से यहीं पर पढ़ाया है कहीं पर। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मैंने कहाँ पढ़ाया है? पॉलिनेशन देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें पढ़ाया सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दिखा भी रखा है एग्जांपल से कि अगर एक जगह से दूसरे उस पर जाता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ आया बच्चों? बोलिए, समझ आया? यस सर। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो अब डिसएडवांटेज, राइट, वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होती है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं, रीजनरेशन क्या होता है, पहले यहाँ पे आया था वापस। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों प्रैक्टिस की जाती है? उसके एडवांटेजेस ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक तो आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें आप कटिंग करके, स्टेम कटिंग करके, या मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है प्लांट की, और जल्दी से फास्टर मेथड होता है ग्रो करने का, तो ये एक होता है। दूसरा, डिजीज फ्री प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन से। सो ये हमारे पास तरीका होता है, क्योंकि ये इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस भी मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखवा रखी हैं। तो यहीं पर मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ है, और ये रहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अलग अलग तरह के, और ये है। और इसके एडवांटेजेस, माइक्रो प्रोपगेशन की एडवांस मेथड होता है, और इसकी एडवांटेजेस आगे होंगी। ये एडवांटेजेस मैंने कहा लिखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाँ ये रहा सब कुछ के क्या क्या है सिग्निफिकेंसेस, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि फास्टर मेथड होता है ग्रोइंग करने का प्लांट को, डिजीज फ्री प्लांट इससे ग्रो कर सकते हैं आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें सिर्फ एक ही प्लांट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए इससे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट मिल जाएंगे। तो क्विकेस्ट मेथड ये सब मैंने लिखवा रखा है। इकोनॉमिकल होता है, सीडलेस प्लांट्स लाइक शुगर केन ग्रो, इस तरह के प्लांट्स को आप इससे ग्रो कर सकते हैं। समझ आया? गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि
हाउ डज द प्रोसेस ऑफ बडिंग डिफर फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन? बडिंग में और स्पोर फॉर्मेशन में क्या फर्क होता है, बताओ। कोई मुझे बताएगा इसका जवाब, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? बडिंग में एक स्मॉल आउटवर्ड ग्रोथ जो होती है वो साइड में ग्रो हो जाती है, जो बाद में डी अटैच हो जाती है। किससे? मतलब जो पेरेंट प्लांट होता है, सॉरी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उससे डी अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। बडिंग एक एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें मैं बोलूंगा कि एक साइड में आउटवर्ड ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये द प्रोसेस जिसमें पेरेंटल एक आउटवर्ड ग्रोथ प्रोड्यूस बाद में डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। तो ये तो है बडिंग में, ये जनरली हाइड्रा और ईस्ट में होता है। और ठीक है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, ये अनदर मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें एक कुछ फंजाई या बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि जिसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कुछ स्पोर्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बस्ट कर जाएंगे, और बस्ट करने पर जहाँ पे ये स्पोर गिरता है, ये वहां पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मैंने पूरा लिखवा रखा है, तो यहाँ पर से आप इसको कॉपी कर सकते हो, मतलब जवाब दे सकते थे। उसके बाद है राइट वन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक डिसएडवांटेज बताइए क्या होती है। मेरा आज कैसे आ गया भाई आज। सो एसेक्सुअल मेथड की डिसएडवांटेज क्या होगी? आज बेटा मेरा आज तुम्हारी क्लास नहीं है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए तो, ठीक है, कि राइट सॉरी रीजनरेशन कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी। डिसएडवांटेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि एसेक्सुअल मेथड में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, ज्यादा बदलाव नहीं आते, और ये सर्वाइवल एडवांटेज को प्रमोट नहीं करता। जैसे सपोज कीजिए कि एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस हो जा रहा है एसेक्सुअली, तो डीएनए कॉपिंग होने से बहुत हद तक, क्योंकि एक ही पेरेंट का डीएनए होता है, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, बदलाव नहीं आते। तो अगर कोई ड्रास्टिकल चेंजेस आता है या कोई चेंज आता है किसी वजह से, तो ये जल्दी से बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें वेरिएशन लेस होने की वजह से सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हम लोग अगर मैं बात करता हूं तो, मतलब सर्वाइवल एडवांटेज की बात करूं तो ये जब, मतलब जैसे बीटल वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था कि बीटल अगर हमारा रेड कलर का है और अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उसको एक सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है कि उसको कैमोफ्लेज एडवांटेज मिली छुपने की अपने प्रेडेटर से। तो ये कब पॉसिबल है? जब डीएनए में जल्दी से चेंज आ जाए। डीएनए में जल्दी से चेंज कब आता है? जब दो पेरेंट के डीएनए इन्वॉल्व हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और दूसरा, हाउ डज मल्टीपल फ्यूजन टेक प्लेस? मल्टीपल फ्यूजन टेस्ट कैसे होता है? तो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर रखा है कि मल्टीपल फ्यूजन में विद इन द मतलब सेल मेनी टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड, और फिर वो कुछ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करता है, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बस्ट कर जाता है। तो ये मल्टीपल फ्यूजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। सो दिस इज द मल्टीपल फ्यूजन। यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन द प्रोसेस ऑफ पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स एमाइडेटिकली टू प्रोड्यूस मेनी न्यूक्लियाई। लेटर ईच न्यूक्लियाई कलेक्ट्स सम साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल प्लाज्मोडियम का आपका एग्जांपल हो गया, समझ आया? उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या होता है? ओके बेटा, ओके। तो अभी यहाँ पर चल रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी रीजनरेशन ये वाला। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन से डायरेक्टली मैं 10 पे पहुंच गया यार। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन? ये अच्छा, मैंने ना इस 15 क्वेश्चन में ना पूरा चैप्टर ही पूछ लिया है आपसे, लगभग जो प्लांट्स में है हर एक पोर्शन को डिवाइड कर करके मैंने पूछा है कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। डायग्राम बनाइए अमीबा का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। तो बाइनरी फ्यूजन आपको पता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाए दो हाफ्स में, तो उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ड्रॉ द डायग्राम हाउ टू शो हाउ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से होता है, तो ये हम लोगों ने स्लाइड में
पढ़ रखा है और ये हमने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में डिवाइड कर जाएगा बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होती है बेटा? माइटोटिक डिवीजन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी डीएनए पूरा का पूरा होता है। माइटोटिक डिवीजन में दो, देखो डिवीजन दो तरह की होती है। एक तो होती है माइटोटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना पूरा डीएनए कॉपी करेगा फुल का फुल और फिर ये डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा इस तरह से। ये इस तरह के डिवीजन को हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। एक होती है कि एक हमारे पास डिप्लॉइड सेल है, ये भी डिप्लॉइड है। अच्छा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना माइटोटिक डिवीजन होती है। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना माइटोटिक डिवीजन होती है। एक होती है ए माइटोटिक डिवीजन, सॉरी, एक होती है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल होगा, डिप्लॉइड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो डिप्लॉइड सेल से जब हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स, मतलब ये डीएनए अपना खुल करके दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, तो ये हैप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड सेल्स जिसमें गैमेट होता है, हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स। तो इस तरह के उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ये मियोसिस की डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड मियोसिस एंड दिस इज कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन। जिसमें टू आया मतलब टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें 2n है, तो 2 से याद रख लीजिएगा माइटोटिक डिवीजन में। तो बाइनरी फ्यूजन में सिंपल एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा और उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, जैसा अमीबा और पैरामीशियम के अंदर इस तरह का होता है एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें पूछ लिया गया है इसमें। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम हो जाएगा। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में जब आप एक ऑर्गेनिज्म को मतलब कट करते हो और कट करने पर उसका हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। तो इसको भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो रीजनरेशन क्या है, तो ध्यान से समझ लो बेटा। तो रीजनरेशन ये है, रीजनरेशन जैसे प्लैनेरिया जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को कट करते हो, कट करने पर हर एक पार्ट फुल्ली ग्रोन हो जाए, मतलब फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। समझ आया? ये रीजनरेशन था प्लैनेरिया में। जैसे इन सम प्लैनेरिया में ऐसा होता है कि व्हेन यू कट द पार्ट and each part grows as a new individual, that's type of regeneration. That type of asexual mode of reproduction is called regeneration. अब सवाल ये है, आगे पूछा गया है आपसे कि why more complex organism like human being cannot give rise to regeneration, मतलब more complex organism जो है वो regeneration से क्यों नहीं ग्रो हो सकते by this method, या न्यू इंडिविजुअल ना जैसे ह्यूमन बीइंग से, तो वैसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रीजनरेशन में सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का ही यूज होता है। सिंपल प्रिमिटिव मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल होते हैं, जिनके पास डीएनए पूरा का पूरा होता है। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हम लोगों ने रीजनरेशन की डेफिनेशन लिखी है, पहले समझाया है। रीजनरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू. Lower organism, sponges, ciliated and platyhelminthes exhibit remarkable process of regeneration. मतलब lower organism इस तरह से करते हैं। छोटे ऑर्गेनिज्म, अच्छा छोटे ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ? सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनके पास आईज नहीं है, बहुत अच्छी सी किडनी विडनी नहीं है, मतलब दे हैव सिंपल, बस सेल, कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिलके काम कर देते हैं पूरा। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं होती है। अच्छा, इस तरह के इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर पाते इस तरह से, क्योंकि बेटा ये जो सिंपल सेल्स होते हैं ना, छोटे ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सेल्स तो होते नहीं है, तो ये हर एक सेल के पास ओरिजिनल कॉपी होती है अपनी। आप अपने ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं आ पाती, मतलब मतलब ज्यादा सेल्स नहीं होंगे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो जो डीएनए होगा ना सेल्स का, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की भी, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए ये डीएनए, सपोज कीजिए मैं इसको आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये फीमेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, और ये मेल गैमेट है, स्पर्म, ठीक है, और ये फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, जिसको हम लोग पहली लाइफ हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करी। वी स्टार्टेड अवर लाइफ फ्रॉम दिस पोर्शन, यहाँ से हमने स्टार्ट करी और इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट
की जो फॉर्मेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है, अभी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये जायगोट बना है। अब ये जो जायगोट है बेटा, ये जो जायगोट है, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, तुम्हें समझ में भी आए। तो ये जो जायगोट है, इस जायगोट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसी सेल से हमारे डिफरेंट तरह के सेल्स बनेंगे, हर एक तरह का डिफरेंट तरह का सेल्स जो होगा वो इसी सेल से बनेगा। तो इसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। कई बार जो ट्विंस होते हैं इनके केस में ऐसा होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जहां पर ये प्रोसेस होता है फ्यूजन का, ठीक है, तो वहां पर ये जो सेल्स होते हैं ये जायगोट बना। अब जायगोट क्या करेगा, ये अब एक बार जायगोट बना, ये कौन सी डिवीजन से बना, मतलब पहले ये सेल्स जो होंगे, पहली बात तो मैंने इसमें डबल डीएनए गलत बनाया है, इसमें एक ही सिंगल डीएनए होता है मेल गैमेट में, और इसके पास भी एक ही होगा, फीमेल और मेल में दोनों फ्यूज करके जायगोट बना देंगे। अब ये डिप्लॉइड सेल है, ये कैसा सेल है, डिप्लॉइड सेल। इसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, और इस सेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि इसी से सारे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने, ठीक है। तो इसी सेल को अगर मैं कॉपी करके अलग से, एक सपोज कीजिए इसने कॉपी किया ये वाला, ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से कॉपी करके और इसको मैं सही से इसका कॉपीड पार्ट अगर मैं शुरुआत में ही कहीं एक ऐसे मीडियम में इसको ग्रो करा दूं, तो ये वाला सेल से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा और इस वाले से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाएगी। एक ही सेल्स, मतलब जायगोट, सपोज कीजिए कि जायगोट ये पहला सेल है, इस ये कॉपी करना शुरू करता रहेगा, अपनी कॉपी करेगा 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 इस तरह से ये कॉपी करेगा। यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, बाद में जाकर के ये यहाँ पर एम्ब्रियो में, सॉरी यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है 8 से 10 दिन बाद, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं शुरुआत की स्टेजेस में इसको अलग कर दूं, मतलब इसके जो 2-3 सेल होंगे उनको अलग से ग्रो करा लूं, तो वहां से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा सेल डिफरेंशिएशन हो जाए, यानी आईज भी बन जाए, जब किडनी बन जाए, हार्ट बन जाए, तो हार्ट के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो वापस से हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट बना दे। हार्ट के सेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किडनी का सेल बना दे। तो दैट इज नॉट इन द किडनी सेल, दैट इज नॉट इन द किडनी के सेल के पास हार्ट बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन शुरुआत में ये जो सेल है, ये जो कॉपी कर रहा है अपनी, इनके पास इंफॉर्मेशन है कि इससे किडनी का सेल भी बन सकता है, इसके पास इंफॉर्मेशन हार्ट सेल बनाएंगी। तो शुरुआत में सिंपल प्रिमिटिव जब होते हैं और सिंपल जब होता है तब तो इंफॉर्मेशन होती है। इन सेल को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो इनके पास तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेटा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे उनके पास सेल डिफरेंशिएशन आ गई, उनके पास अब स्टेम सेल्स नहीं बचे, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि अब उनके डिफरेंट सेल से कैसे दूसरे बॉडी पार्ट्स बनेंगे। तो ये सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, सिलिएंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस, यू हैव नॉट स्टडीड इन द 9th क्लास, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारे टाइम पे कट गया है, तो तुम्हें नहीं पता सिलिएंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मतलब बैक्टीरिया से लेकर के मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले बैक्टीरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, उसके बाद हमारे पास सिलिएंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस, अलग अलग तरह के इस तरह से बढ़ते चले गए हम लोग। बिल्कुल बैक्टीरिया से बढ़ना शुरू हुए और हम लोग एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स तक पहुंचे। उसमें लिजर्ड आ गया आर्थ्रोपॉड्स में, उससे पहले अलग अलग तरह के हमारे पास मतलब रेंगने वाले रेप्टाइल्स, अलग अलग तरह के हमारे पास हो गए, कीड़े मकोड़े खाने वाले, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सॉरी, वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको पता है कि उनका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, यानी ये वाले सेल को पता है कि ये इसके ये वाले सेल कैसे बनेंगे, तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और इस वजह से हम लोग नहीं ग्रो कर सकते अगर हमें कट कर दिया गया तो। लेकिन इनके पास इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि ये सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर सेल्स आर कंसीडर्ड टू बी एज स्टेम सेल्स, they have information how to produce the different body parts, but in our case the cell differentiation has occurred. A particular cell start performing a different a particular type of functions, like kidney cell has a functions of filtering the blood, heart cell has a contraction and relaxation and pumping the blood. So they have different functions. A particular cell differentiation has occurs. Now they don't know the information of how to create the different cells of our body. So that's why in more complex organism it is not possible. समझ आया?
हाँ बोलो। सर कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ये प्लेनेरिया में किसी पार्ट को काटने पे वापस से उगता नहीं है, किसी पार्ट को काटने से ये वापस से ग्रो नहीं होता, मतलब प्लेनेरिया वापस से नहीं बनता। मैंने तो वीडियो भेजी है तुम्हें पूरी, कहीं से भी से कट करोगे तो ग्रो करता है। मतलब पूरा स्टेम सेल से बना होता है। हाँ पूरा ही स्टेम सेल से होता है लगभग लगभग। तो रीजनरेशन इज डेवलप एज अ मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें रिमार्केबल रीजनरेशन होती हैं, और इसका जवाब मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया है कि किस तरह से। अब व्हाई रीजनरेशन कंसिडर्ड एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसको मानते तो हैं क्योंकि इससे आपने बना लिया, लेकिन एक्चुअली में थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी है। इसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको कट करने के लिए आपको कट करना पड़ेगा, फिर जाकर के वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो कट करना जो है वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, और रिप्रोडक्शन हर एक मतलब ऑर्गेनिज्म खुद से करता है। सो इसलिए हम लोग इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं रखते हैं, बिकॉज रीजनरेशन इज कंसीडर्ड ऑर्गेनिज्म नीड टू डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टू बीइंग कट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, और ना ही कोई ऑर्गेनिज्म कट होना पसंद करेगा इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। तो कटिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मतलब नेचुरल नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, जैसे हाइड्रोप्लेनेरियम में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा था व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग कांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल, ये वही क्वेश्चन आया है। बिकॉज इन रीजनरेशन स्टेम सेल्स हैज इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। स्टेम सेल्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में द सेल हैज इट्स ओन फंक्शन, हर एक सेल का एक अपना फंक्शन है, एंड डोंट हैव द स्टेम सेल्स एज स्टेम सेल्स, और वो बिहेव भी नहीं करते, डोंट बिहेव एज स्टेम सेल्स, किसके पास हर एक इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स में रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल, रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। मोर ओवर हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स है, वाइटल ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेस्ड है, जिसको जैसे किडनी है, किडनी अगर आपने कट किया तो किडनी तो भाई नीचे रह गई, तो अब ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा, तो फिर या हार्ट ऊपर रह गया, अब पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज वाइटल ऑर्गन प्लेज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बॉडी व्हिच plays important role in metabolism. Without these organism life is not possible. तो मोर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो नहीं कर सकते। समझ आ रहा है, मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है उसमें, मैंने तुम्हारे पास नोट्स थे, इतना बता रहा हूँ। अगर मैंने टेस्ट लिया तुम्हारा और तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, फिर देखना था। You got it, everyone understood बेटा, समझ आया? यस सर। Yes, sir. तनिष्का, everyone, सैयद, सैयद तो आज है भी नहीं, यूसुफ, जी सर। अयान, इकरा, इल्मा, everyone understood बेटा? Yes, sir. ओके, चल। सो इस तरह से हम लोग को करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, और ये सब पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को कि मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइटली मत लेना, नहीं तो ढूंढते फिरोगे फिर। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे हमारे पास रखा है व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर रीजनरेशन में हो गया। उसके बाद राइट एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मल्टीपल फीचर एक्सप्लेन कर दिया। एक सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक आपको बताना था क्या डिफरेंस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सॉरी एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लूमूल जो होता है वो जब जर्मिनेशन सीड जर्मिनेट करता है, तो जब ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग प्लूमूल बोलते हैं, जो कि रूट में शूट में डेवलप होता है, और रेडिकल जो होता है वो शूट में डेवलप होता है, फ्यूचर रूट में डेवलप होता है, या रूट बोल सकते हैं। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट हैज जर्म सेल्स, लिस्ट एनी टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दो पॉलिनेशन के एजेंट्स आप बताइए। तो क्या क्या इसमें होगा, तो व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट, कुछ ही तरह के प्लांट क्यों ग्रो करने में, क्योंकि हर एक पार्ट प्लांट्स का वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो होता है, या रूट स्टेम्स, और वो एक्टिव नहीं होते हैं कि उससे आप नया प्लांट ग्रो कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलियम में लीव्स उसकी एक्टिव होती है जिससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जैस्मीन में तो नहीं होती। सो इन एवरी प्लांट्स नॉट एवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या नॉट एवरी वेजिटेटिव पार्ट हैज कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। जिसमें ऐसा होता है, जैसे पोटैटो में आई ऑफ पोटैटो होती है, तो वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप चाहे दूसरा प्लांट को कहीं से ऐसा ग्रो करना जिसमें होता ही नहीं है,
तो उसको आप कैसे ग्रो कर लेंगे? तो जिसमें होता है वेजिटेटिव पार्ट एक्टिव and has the capability of growing new plants, only that plants can be grown. In every plant it does not happen, हर एक में ऐसा नहीं होता है. Name different part of the flower that has germ cells. या तो कौन कौन से पार्ट में होता है फ्लावर्स के जिसमें जर्म सेल होते हैं? मेल में होता है पैंथर या स्टेमन में बोल सकते हो, और फीमेल में हमारे पास होता है ओव्यूल, या फिर आप स्टिग्मा या स्टाइल में बोल सकते हो कार्पेल, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है. लिस्ट एनी 2 पॉलिनेशन एजेंट्स, इंसेक्ट और विंड, कोई भी आप बता सकते हो. समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू द पोलन ग्रेन व्हिच फॉल्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा. ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. हाउ डू वेरिएशन लीड टू सर्वाइवल ओवर टाइम, एक्सप्लेन करना था इसको कि किस तरह से सर्वाइवल होता है. तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि वेरिएशन जब होता है तो यानी कि वेरिएशन कब होता है? रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग हमेशा 100% एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं रहती, कि तो इसलिए ओरिजिनल डीएनए जो होता है वो कॉपी डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या कॉपी डीएनए जो होता है वो ओरिजिनल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है, सॉरी वेरिएशन आती है. अब वेरिएशन आने से कैसे सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है? तो इसका एग्जांपल मैंने बीटल वाला इससे दिया था तुम्हें, कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक बीटल है और बीटल वो रेड कलर का है, जिसको जो कि इजीली प्रेडिक्टेबल है अपने और इजीली मतलब अपने प्रे से वो मतलब इजीली उसको मतलब वो नहीं मिलती, लेकिन किसी वजह से डीएनए चेंज आने की वजह से उसका जो रेड कलर है वो ग्रीन कलर का हो गया. तो ग्रीन कलर का होने से उसको एक कैमोफ्लेज एडवांटेज मिली, और कैमोफ्लेज एडवांटेज से वो छुप सकता है, तो उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिली. तो इस तरह के एग्जांपल देकर के आप उसको समझा सकते थे कि हाउ डज वेरिएशन लीड टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर अ टाइम. यानी बदलाव आना, चेंजेस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. इसका बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेनेरिया में सबसे पहले आईज मिलती है. प्लेनेरिया सबसे छोटा मतलब पहला प्लेटी एलिमेंटिस है, यानी पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. ये तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. सबसे सिंपल आईज इसके पास होती है प्लेनेरिया के पास. अब क्या होगा कि अगर प्लेनेरिया की जो आईज हैं वो उसको सर्वाइवल एडवांटेज दे रही हैं, उससे पहले वाले को तो नहीं देख रही, तो वो अपने प्रे से या जो उसको खाने आ रहा है या उसको जो अटैक कर रहा है उससे वो छुप सकता है या हाइड कर सकता है आंखों की मदद से. तो ये इसको सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है. इसकी वजह से जब इससे हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास सबके पास आंखें होती हैं, तो वो ये जो आंखें थी इन्होंने हेल्प करी किसको प्लेनेरिया को सर्वाइवल एडवांटेज में, और जिसकी वजह से ये वाला पार्ट इसका हमेशा हमेशा के लिए इसमें रह गया. और जो दूसरा पार्ट होते हैं वो जैसे जैसे जिस पार्ट की जरूरत पड़ती है वो ज्यादा एडवांस होते चले जाते हैं, और जो नहीं होती है उनको वो कम हो जाते हैं. जैसे अब हम लोग इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, ह्यूमन बींग्स में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम नहीं करता, लेकिन जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत अच्छे से काम करता है. क्यों करता है काम? उसकी वजह सिंपल सी ये है, क्योंकि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वहां पर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का होना जरूरी है. यानी प्लांट्स को डाइजेस्ट करने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम करता है, फंक्शनल है. लेकिन हमारे अंदर हम लोग कच्चा खाना नहीं खाते, प्लांट्स नहीं खाते, तो हमारे अंदर वो काम नहीं करता. तो ऐसी चीजें जो हमारे यूज की हैं वो हमारे अंदर अच्छे से एक्टिव है, लेकिन जो हमारे यूज की नहीं है वो हमारे अंदर एक्टिव नहीं होती है. तो वेरिएशन हमें सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जिस अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने आप को बदल लेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो तुम. बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो कि बैक्टीरिया है, उसको अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर उसने अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया, वेरिएशन नहीं लाया, तो फिर वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा. जिराफ का एग्जांपल देके समझा सकते हो कि अगर नेक बड़ी नहीं होगी जिराफ की तो वो खाना नहीं खाएगा, तो उसको मतलब एक तरह से हेल्प करा बदलाव लाने के लिए. तो दे आर समथिंग कि आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हो जैसे आपको एनवायरनमेंट मिलता है. सबसे अच्छा एग्जांपल बीटल का है इसमें, कि बीटल को कैमोफ्लेज एडवांटेज मिलती है कलर वेरिएशन आने की वजह से, और जिसकी वजह से वो हेल्प करता है उसको अपने प्रेडेटर से छुपने में. अब यहाँ पे लीव्स ऑफ ब्रायोफिलियम fall on the ground produce new plants whereas leaf of jasmine do not, क्योंकि लीव्स ऑफ जैस्मीन में एडवेंटिश बर्ड्स या नॉचेस नहीं होती हैं, do not produce birds or notches that has a capability of growing new plants. जबकि ब्रायोफिलियम में ऐसा होता है. तो जिसमें ऐसा होता है सिर्फ वही इन दो only on those plants
यहाँ हम बोलेंगे कि सारे ही प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट्स आर नॉट एक्टिव, या all the vegetative parts are not active for growing new plants. In some different plants have different vegetative organs active, and they has the capability of growing new plants. That's why in Bryophyllum only the Bryophyllum leaves have some notches that has capability to grow new plants, while in jasmine such type of notches are not found, so it does not give the new plants. समझ आया? समझ Yes, आया? sir. Everyone understood? Yes, sir. तनिष्का समझ आया? समझ आया बेटा? बोलिए। अब मुझे बताइए कि मैं इसका ओरल टेस्ट कब लूं? मुझे ये पूछना है कि मैं इसका ओरल टेस्ट कब लूं, बताओ। लेट मी नो बेटा। When would I take the test of this one? बोलिए। I'm asking बेटा, पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं इसका टेस्ट कब लूं। Should I take the test on यहाँ तक के पार्ट का ओरल टेस्ट ले सकता हूँ मैं आपसे on Thursday? बोलिए। कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ठीक है, मत दो, मैं बैठा है। सर कब है ओरल टेस्ट? तुम्हारा तो हो चुका, मैं तनिष्का और सैयद की, सॉरी यूसुफ की बात कर रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, जितना है मैं उतना ही पढ़ा देता हूँ अभी। चलिए अभी हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। चलिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो इसमें हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में। चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो देखो हम बोलते हैं कि एक एज होती है जब कोई भी ह्यूमन बीइंग्स, कोई का बेबी या कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट एक्टिव सिंस चाइल्डहुड, नहीं एक्टिव होते हैं। एक पर्टिकुलर एज आती है जिस एज में their reproductive organs are active and they have the capability of giving rise to new individual. उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं या नए इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एज को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या है? तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इन ह्यूमन बीइंग्स प्यूबर्टी। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, the reproductive organs जो होते हैं, ठीक है, are not functional since चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो तब से ही वो एक्टिव नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर एज आती है, ठीक है, जिसमें वो एक्टिव होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, सिंस चाइल्ड बर्थ, ठीक है, दे आर एक्टिव
इंस्टेड हम बोलेंगे इंस्टेड दे आर एक्टिव आफ्टर अ particular age, after a particular age called puberty. ये जो एज होती है मेल्स में तो होती है 13 to 14 years और फीमेल्स में जो होती है दैट इज 10 to 13 years. समझ आया? जी सर. Yes, sir. ओके. सो अगर मैं बात करता हूँ और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इसमें, तो अलग अलग तरह के हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक्चुअली इस एज में आने के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके पास अलग अलग तरह के हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, अलग अलग तरह के बॉडी में चेंजेस आते हैं और अलग अलग तरह की जैसे वॉइस में चेंजेस होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ऐसे मतलब हम बोलेंगे कि मोचेस वगैरह आ जाती हैं, बियर्ड वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, और वॉइस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, डेवलपमेंटल ऑफ प्यूबिक हेयर एंड डिफरेंट तरह के होते हैं. फीमेल्स में भी ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और तुम्हारा अलग अलग तरह से प्यूबिक हेयर और अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. तो ये सब जो है दे आर स्टार्टेड इन दी, हम बोलेंगे कि ये जब एक्टिव हो जाते हैं, जब मतलब प्यूबर्टी के बाद ये सब एक्टिव हो जाते हैं ये सारे ऑर्गन्स. और डिफरेंट हार्मोन जैसे मेल्स में जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन होती है और जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन होती है. ठीक है, सो हम लोग इस चैप्टर को अगली क्लास में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे. आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बहुत डिटेल में और ध्यान से पढ़ेंगे. तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि मैंने रिवाइज कराया आपको. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल गोइंग टू स्टडी दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. और 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे. चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास. विल मीट यू इन नेक्स्ट वन. ओके, Thank you, sir.